आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड एलटी पार्ट 1 के लिए उत्तराखंड के तीसरे टॉपिक को आज समझेंगे। उत्तराखंड का ये जो आज की क्लास का टॉपिक है ये है जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, तो इसकी ही चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड के 2 टॉपिक को समझ लिया है, जिसमें हमने स्टेट प्रोफाइल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की थी। जिन लोगों ने वो चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वो लोग इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक भी है। जो लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ये फ्लो चार्ट बना है यहाँ बोर्ड पर, तो इस फ्लो चार्ट को जो लोग पॉज करके देखना चाहते हैं वो लोग पॉज करके देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को समझते हैं और फिर हम 1 बाय 1 अपने फ्लो चार्ट के अंदर के टॉपिक को समझेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। तो ये जो हमारा फ्लो चार्ट है कुछ इस तरीके का है, जिसमें सबसे पहले हम जैव विविधता के सामान्य परिचय की बात करेंगे। इसमें हम जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जैव विविधता संरक्षण कानून किस वर्ष आया, इसकी भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जिसमें अभी COP15 हुआ है हमारा, जो जैव विविधता से संबंधित है, उसको भी समझ लेंगे कि वो COP15 कहाँ पर हुआ और किस वर्ष हुआ। तो ये हमारे सामान्य परिचय से संबंधित बातचीत रहेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने कहा हम उसके बाद पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, हाउ टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी और व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम कहेंगे कि देयर आर 2 मेथड्स टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, जिसको हिंदी में हम स्थानिक संरक्षण कहते हैं, और एक्सिटू जिसको हम अन्यत्र संरक्षण कहते हैं। इसमें हमें ये वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, यहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हम इन सिटू की बात करते हैं, स्थानिक की बात करते हैं, तो जब भी हम जैव विविधता को उसके स्थान पर संरक्षण देते हैं उसको हम कहते हैं स्थानिक। और इसके अंतर्गत हम 3 चीजों को समझते हैं। जैसे हमने सबसे पहले हम समझेंगे बायोमंडल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हम एक एक करके जब हम इस टॉपिक में होंगे तो हम इसकी बात करेंगे। फिर इसके अलावा हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करेंगे। नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो नेशनल पार्क जैसे भारत में कितने, उत्तराखंड में कितने, जैसे पूरे भारत में नेशनल पार्क की संख्या 106, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, जिसमें से कि हम नामों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। जैसे हमने कहा कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे पहला। इसके अलावा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 3 जिलों में फैला हुआ हो, STF का गठन, पहला बाघ संरक्षण केंद्र। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर हम बात करते हैं किसकी, वन्य जीव अभ्यारण्य की, जिसमें अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो भारत में 500 प्लस यानी कि 500 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इनको भी 1 बाय 1 देखेंगे। जब हम एक्सिटू संरक्षण की बात करते हैं तो एक्सिटू संरक्षण यानी कि जैव विविधता का ऐसा संरक्षण जो उसको उस स्थान पर ना करके कहीं और किया जाए, और कैसे किया जाए, कृत्रिम रूप से किया जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्स सिटू अन्यत्र संरक्षण। इसमें हम वनस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन का एग्जाम्पल है, कृत्रिम ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस का एग्जाम्पल है, और दूसरा अगर हम तीसरे की अगर एक और बात करें तो जीन बैंक भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमारा ऐसा सेक्शन है जिसमें हम कंजर्वेशन को समझेंगे। फिर हमारा जो तीसरा फ्लो चार्ट का जो तीसरा टॉपिक है वो है राज्य में जैव विविधता से संबंधित तथ्य, यानी कि हमारे राज्य में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही है। क्योंकि हम उत्तराखंड स्टेट स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो मेनली किसको लेकर है, हमारे अपने राज्य को लेकर। तो जैसे
राज्य में जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की जब हम बात करेंगे तो हम ये जानेंगे इसमें सबसे पहले कि राज्य में जैव विविधता उद्यान कौन सा है। हमारे उत्तराखंड में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता का एक उद्यान है जो अभी लेटेस्ट ही बना है, तो उसको देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जैव विविधता से संबंधित विरासतीय स्थलों की चर्चा करेंगे। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन देखेंगे कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको भी समझेंगे। फिर ये कुछ पार्क हैं जैसे लाइकेन पार्क, जो देश का पहला लाइकेन पार्क है और कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में है। किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। पॉलिनेटर पार्क और संकटग्रस्त जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनकी दिनों दिन संख्या कम होती जा रही है, उसको हम कहते हैं संकटग्रस्त। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जिनका जीवन या तो समाप्त हो गया है या फिर उनका जीवन क्या है, हमारा खतरे में है, तो इनकी चर्चा। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वन, और इसी के साथ हम वन रिपोर्ट को भी देखेंगे। जैसे उत्तराखंड के वनों की बात करें तो हमारा जो ये उत्तराखंड है ये एक हिमालयी राज्य है, और इस उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर हमें वनों को समझना होगा। जैसे चीड़ किस ऊंचाई पर पाया जाता है, देवदार किस ऊंचाई पर पाया जाता है, ये जो साल, सागौन, शीशम है ये किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, घास के मैदान किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ट्री लाइन किसे कहा जाता है, इन सब चीजों की चर्चा हम वन पर करेंगे। वन वाले टॉपिक में, वन वाले हिस्से में करेंगे। वन रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये जो वन रिपोर्ट है ये हमारी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है हमारा, इसके द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्षों में। तो वर्तमान जो वन रिपोर्ट जिसकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, वो 17वीं वन रिपोर्ट है, 2021 की वन रिपोर्ट है जो 2022 में पब्लिश हुई है। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन है, न्यूनतम वन किस जिले में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से वन कहाँ है, वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है, वनों में कमी कहाँ पर आई है। तो ये जो सारा हिस्सा रहेगा ये हमारा वन रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि वन हमारी जैव विविधता का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर वन एवं वन रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी होगा। फिर यही वनों से ही संबंधित हम फॉरेस्ट मूवमेंट को देखेंगे जिसको हम वन आंदोलन कहते हैं। और ये जो हमारे वन आंदोलन है, इस वन आंदोलन में कई फेमस हमारे वन आंदोलन है, जैसे हमने कहा चिपको आंदोलन, इसके अलावा रवई आंदोलन, इसके अलावा ढूंगी पंतोली आंदोलन, इसके अलावा अगर हम बात करें मैती आंदोलन, इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा सूत्र आंदोलन, तो ये हमारे राज्य से संबंधित वन आंदोलन है और इसके अंतर्गत और जो भी आएंगे उनको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो जैव विविधता वाले टॉपिक का जो फ्लो चार्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जब भी हम फ्लो चार्ट के मेथड से किसी टॉपिक को समझते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक खाका बन जाता है जो कि हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब कंसेप्चुअल आपको दिमाग में एक खाका आपका बना रहता है तो वहां पर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को डील करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि चीजें वैसे ही हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो इस वजह से इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो ये टॉपिक है ये शुरू होता है सामान्य परिचय से। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि आखिर ये जैव विविधता क्या है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें या फिर इसकी परिभाषा को समझे तो सबसे पहले इसके शब्द को समझते हैं, क्योंकि शब्द से ही पूरा अर्थ निकल जाएगा। जैसे हमने कहा जैव और विविधता, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता, जैव कहने का मतलब है ऐसी सभी चीजें जिनमें जीवन है, जैसे जीव, जंतु, पादप, ये सभी चीजों में क्या है, हमारा जीवन है। और जब हम विविधता की बात करते हैं तो विविधता को समझते हैं कि विविधता का मतलब ही है क्या, भिन्नता, एक दूसरे से कैसे वो चीज क्या है, अलग है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहने का मतलब बहुत सारी चीजों में क्या, अंतर होना। तो जो जिन चीजों में जीवन है उनमें जब हम अंतर की बात करते हैं तो वही हमारी जैव विविधता कहलाती है। हमारे पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें हमारा जीवन है। ये जीवन हमारा समुद्र के अंदर भी है, ये जीवन हमारा स्थल में भी है, लैंड में भी है, ये जीवन हमारा वायु में भी है, एयर में भी है। इसके अलावा ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखते नहीं है अपनी आंखों से, उनमें भी जीवन है।
तो हमने जिन जिन चीजों में जीवन हमें दिखता है, उन उन चीजों में जब हम अंतर की बात करते हैं, उसी को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार से विभाजित होती है। जैसे मैं इसको बना भी देती हूँ। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, डेफिनेशन जिन लोगों ने लिखनी है वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जीव जंतु पादपों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को ही जैव विविधता कहा जाता है। जीव जंतु पादप में जो अंतर पाया जाता है उसी को ही जैव विविधता कहा जाता है। अब देखिए अंतर का आधार क्या है, किस किस प्रकार की जैव विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो एक प्रकार है हमारा अनुवांशिकी के आधार पर, अनुवांशिकी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स और जेनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा हमारा है प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पारिस्थितिकी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। तो ये हमारे 3 आधार हैं, जैव विविधता को समझने के 3 प्रकार हैं। जब हम अनुवांशिकी की बात करते हैं तो हमने कहा जीन के लेवल पर, यानी कि जीन के बेसिस पर जब भी अंतर किया जाए तो ये जो जैव विविधता है ये किसके आधार पर है, अनुवांशिकी के आधार पर। जैसे हमने कहा मनुष्यों में जो अनुवांशिकी है वो बिल्कुल अलग है। मनुष्यों में भी माता पिता बच्चे यानी कि कुछ कुछ कैरेक्टर मिलते हैं लेकिन सारे नहीं मिलते। हम क्या है, एक दूसरे से क्या है, आदतों में, देखने में क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तो हमारी ये जो अनुवांशिकी के आधार पर जो जैव विविधता आई है इसको हम कहते हैं अनुवांशिकी जैव विविधता। ये हम में मनुष्यों में भी होती है, फूल पत्तों में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है। और इसको हम ब्रॉड लेवल में अगर हम समझे तो जैसे हमने कहा मनुष्य अनुवांशिकी के आधार पर, जैसे हमने कहा छिपकली, जैसे हमने कहा बंदर, जैसे हमने कहा गुलाब का फूल, जैसे हमने कहा गुड़हल का फूल, जैसे हमने कहा बैक्टीरिया, जैसे हमने कहा वायरस। तो ये क्या है, हमारे अनुवांशिकी के आधार पर हमने अंतर को समझा। यहाँ पर हमें जीन को फोकस करना है। अंतर तो हर किसी में होगा ही होगा। प्रजाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है और ह्यूमन में भी आप अंतर देखते हैं। जैसे ह्यूमन में अंतर कैसे, जैसे एक मेल, एक फीमेल, एक थर्ड जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसके अलावा अगर हम बात करें एक प्रजाति हो गई मनुष्यों की प्रजाति, एक प्रजाति हो गई नींबू की प्रजाति, एक प्रजाति हो गई हमारे कीड़े मकोड़ों की प्रजाति, एक प्रजाति हो गई हमारे एम्फीबियंस की प्रजाति, एक प्रजाति हो गई हमारी समुद्र में रहने वाले जीवों की प्रजाति, एक प्रजाति हो गई हमारी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की प्रजाति। तो हमने इनको कैसे समझा, प्रजाति के आधार पर जो अंतर दिखा वो उसको हमने कहा क्या, प्रजाति के आधार पर जैव विविधता। और पारिस्थितिकी के आधार पर, जैसे कि हमारे पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है, तो जलवायु के आधार पर जब भी हम अंतर महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। जैसे मरुस्थल में जो भी चीजें होंगी, मरुस्थल का पेड़ है, पौधा है, कीड़े हैं, वहां के जो लोग हैं उनमें अंतर होगा ऐसे लोगों से जो लोग ठंडे स्थानों में रहते हैं। ठंडे स्थानों में जैसे टुंड्रा प्रदेश में एस्किमोज रहते हैं, तो वो लोग अन्य लोगों से क्या है, भिन्न है। तो पारिस्थितिकी के आधार पर भी हमें क्या देखने के लिए मिलती है, जैव विविधता देखने के लिए मिलती है। तो कुल मिलाकर हमने इन तीनों चीजों से यह समझा कि हम केवल और केवल जैव विविधता में किसकी बात कर रहे हैं, प्रजातियों में, जो हमारे जिन जिन चीजों में हमारा जीवन है उन चीजों में जो अंतर हमें देखने के लिए मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये जो जैव विविधता है ये अंतर है किसके किसके बीच में, जिन चीजों में जीवन है उन सब में जो अंतर है उसी को ही हम जैव विविधता कह रहे हैं।
अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये जो जैव विविधता शब्द है ये किसने दिया। तो जब हम जैव विविधता शब्द की बात करते हैं तो ये जो जैव विविधता शब्द है ये कॉइन किया है वॉल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द दिया, जैव विविधता शब्द दिया वॉल्टर जी रोजेन। वॉल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता टर्म सबसे पहले कॉइन किया था। हमने अब ये तो समझ लिया कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता क्या होती है, लेकिन आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है जो जैव विविधता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। इसका महत्व, अगर मैंने आपसे कहा कि जिन चीजों में जीवन है, हमारे आसपास कई सारे प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम कहते हैं कि नदी, ग्लेशियर, पर्वत, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। हमारी जो लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। अगर ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो हमारे जीवन पर खतरा आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर पेड़ पौधे ना हों और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें पेड़ों से क्या मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को खुद अवशोषित करते। तो अगर ये पेड़ हमारी पृथ्वी पर ना बचे या पेड़ खत्म हो जाए तो इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये जैव विविधता क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों को इस तरीके से प्रयोग करते रहे कि इनका हम जितना हमें यूज में चाहिए उससे कहीं अधिक अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें तो ये कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इनकी समाप्ति का ही मतलब है कि जीवन क्या हो जाएगा, जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बचाने को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं और खुद भारत भी इसको बचाने को लेकर ऐसे कानून पारित किए हैं भारत ने भी, जिससे हमारी जैव विविधता संरक्षित हो। अगर हम क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंस तो समझ ली, एक छोटी सी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हम कई सारी औषधियों पर डिपेंड करते हैं, हम कई सारे खाने पर डिपेंड करते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सब इस इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब हम सब एक दूसरे के साथ फूड चेन और फूड वेब यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अंतर्गत एक दूसरे से हमारा क्या है, लिंक है। जैसे आपने एक बहुत एग्जाम्पल आपने देखा होगा और साइंस वाले लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे और अन्य भी, क्योंकि ये तो बहुत छोटी क्लास में हम समझ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में आप देखते हैं कि एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है, यानी कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। जैसे घास है, घास में जो टिड्डा है तो घास में रहता है टिड्डा, उस टिड्डे को खाता है मेंढक, उस मेंढक को खाता है सांप और उस सांप को खाती है चील और फिर उसको भी कोई और। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया। सपोज मान लीजिए घास खत्म हो गई या हम कहें टिड्डा खत्म हो गया, तो हमारा घास खत्म होने से, टिड्डा खत्म होने से घास खत्म हो जाएगी तो टिड्डा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि टिड्डा किसके ऊपर रहेगा फिर। और अगर टिड्डा खत्म हो जाएगा तो मेंढक भी कहीं ना कहीं खत्म होगा, क्योंकि मेंढक की जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके भोजन के ऊपर। और अगर उसका भोजन ही समाप्त हो गया तो लाइफ को तो खतरा आएगा ही आएगा। तो ऐसे में एक इसकी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और दूसरा हमने कहा कि हम फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर इसमें से कोई भी पार्ट हमारा मिसिंग होगा तो वो क्या, उसके कारण से क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र हमारा डिस्टर्ब हुआ तो वैसे ही जीवन पर भी क्या आएगा, खतरा आएगा। क्योंकि हम आज 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हैं, ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पर हम टेक्नोलॉजी से पूरे भरे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी यानी कि इन टेक्नोलॉजीज ने हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव किए हैं, और इन बदलावों का जो सीधे सीधे जो असर पड़ता है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है। और इसी के कारण से आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, इसकी वजह से भी हमारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे। तो इसलिए ये जैव विविधता को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
इसकी बहुत जरूरत है और लाइफ की सस्टेनेबिलिटी हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बहुत सरल सरल भाषा में मैं आपको जैव विविधता की महत्व और जैव विविधता क्या है इसको समझाने की मैंने कोशिश करी। अब जो प्रश्न की दृष्टि है, प्रश्न की दृष्टि से हमने 2 पॉइंट को समझा कि एक तो जैव विविधता शब्द किसने दिया और जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीसरा प्रश्न हमारे लिए हो सकता है वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत ने जैव विविधता को लेकर क्या कार्य किए। भारत ने हमारी संसद के द्वारा जैव विविधता कानून पारित किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जैव विविधता कानून किस वर्ष पारित किया गया। तो ये जो जैव विविधता कानून है ये वर्ष 2002 में पारित किया गया है हमारी संसद के द्वारा, तो इसको भी नोट कर लेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जिसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट पारित हुआ वर्ष 2002 में भारत में। इसको नोट कर लेंगे। बायोडायवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 2002 बाय अवर इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम हमारी संसद के द्वारा 2002 में पारित किया गया। तो प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। चौथी अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो चौथी हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें हमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको भी समझ लेते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। यही परिचय में ही हम अभी बात कर रहे हैं। जैव विविधता दिवस, तो हमने कहा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई द डे इज सेलिब्रेटेड एज बायोडायवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस डेट को स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने यहाँ तक का तो समझ लिया कि जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता 3 आधार पर विभाजित होती है, अनुवांशिकी के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, पारिस्थितिकीय तंत्र के आधार पर। तीसरा हमने कहा कि जैव विविधता का बहुत महत्व है क्योंकि लाइफ की सस्टेनेबिलिटी जैव विविधता के ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए इस जैव विविधता को बचाना होगा। चौथी हमने बात कही कि भारत ने इसको बचाने को लेकर एक कानून ही पारित किया है जो वर्ष 2002 में पारित किया गया है। चौथा हमने कहा कि 22 मई वो तारीख है जिस तारीख में हम हर साल जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको कंजर्व करने के लिए, इसको और बचाने के लिए क्या क्या और मेथड्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात करी, जिसमें हमने 2 तरीके के कंजर्वेशन को समझा, एक स्थानिक और एक अन्यत्र। यानी कि जब भी जैव विविधता को उसके स्थान पर ही संरक्षण किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसको हम स्थानिक कहते हैं। इस स्थानिक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जिसमें हम सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, फिर हम राष्ट्रीय उद्यान और फिर हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कि जब हम बात करते हैं तो हमारे पूरे भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता की अधिकता पाई जाती है और उस जैव विविधता को बचाने के लिए उसे संरक्षण दिया जाता है। यानी कि उसमें कुछ गतिविधियों को क्या कर दिया जाता है, जैसे कुछ मानवीय गतिविधियों पर क्या लगा दी जाती है, वहां पर रोक लगा दी जाती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को कंजर्व कर दिया जाता है, ताकि वहां पर जो प्रजातियों में जो भिन्नता हमें देखने के लिए मिल रही है वो बनी रहे।
तो ऐसे में इसको हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कई राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं। अगर हम इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है इनकी संख्या भारत में 18 है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर हम अपने राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 पूरे देश में, और इन्हीं 18 में से एक हमारा कहाँ, उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड में जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है, मैं इसको यहां बना देती हूँ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे उत्तराखंड में राज्य में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि हमारे राज्य में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें हम कहेंगे कि राज्य में एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न की दृष्टि से अगर हम दूसरी बात करें तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, इसका विस्तार क्या है। तो ये जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जब हम इसके विस्तार की बात करें तो इसके विस्तार को समझते हैं। तो इसका विस्तार हमारा है चमोली में, पिथौरागढ़ में और प्लस बागेश्वर में। तो इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, इनको समझ लेते हैं कि ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये अब आप लोगों ने इसको पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं वहीं से। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान जो इसके अंतर्गत आते हैं वो है हमारे, एक है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और एक है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जब हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो ये हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे वर्ष 1988 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और जब हम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यूनेस्को ने 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो ये 2 हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमारे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने ये जाना कि 1988 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और फूलों की घाटी को 2005 में। जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो ये जो हमारा यूनेस्को है इसको कहते हैं हम यूनाइटेड नेशन
एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम यूनेस्को कहते हैं। इस यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इस पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और ये जो यूनेस्को है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऐसी संस्था है जो हमारी शिक्षा, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक चीजों को संरक्षण देती है। तो यहाँ पर यूनेस्को ने हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 1988 में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब शामिल हुआ। अगर हम इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो ये जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया है 5890 वर्ग किलोमीटर, यानी कि एरिया, क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा 5890 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारा उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व राज्य का। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में इसका विस्तार। इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, और नंदा देवी को 1988 में। और इसका कुल क्षेत्रफल है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल है 5890 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको जैसे कि बताया होगा इससे पहले भी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बहुत हमें इसको, समझदारी हमारी यही है कि हम प्रश्नों के दायरे में रहते हुए इस टॉपिक को समझें। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके आगे हम राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक का की चर्चा करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और इसके आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।